हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे विजन आईएएस मंथली मैगजीन जुलाई 2024 एडिशन से इकोनॉमी के करंट अफेयर्स। इससे पहले हमने 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और ये इकोनॉमी करंट अफेयर्स का 3rd पार्ट होने वाला है जुलाई 2024 का। तो इस चैनल पे हमने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनल सिक्योरिटी का करंट अफेयर्स अच्छे तरीके से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से कंप्लीट कर लिया है जुलाई 2024 का। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को पूरा देखें। और हमेशा की तरह हम आपसे कहेंगे कि प्लीज़ अगर आप वीडियो को बस देख ही रहे हैं तो रुक जाएं, वीडियो बंद करें, जाएं, एक पेन और अपनी जो कॉपी है जिसमें आप नोट्स ले रहे हैं अभी तक करंट अफेयर्स के, उसको लेकर आएँ और वीडियो के साथ साथ ही नोट डाउन करते जाएं इंपॉर्टेंट चीज़ों को। कहाँ से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन सकता है प्रोबेबल और कहाँ से मेंस के पॉइंटर्स हो सकते हैं, सब नोट करते चलिए तो आपको बहुत आसानी होगी। एंड में आपको पीटी 365 और मेंस 365 के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, है ना। आप खाली अपने नोट्स को रिवाइज कर सकेंगे। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं कि भाई गिग इकोनॉमी क्या है। लास्ट ईयर भी इस पे था करंट अफेयर्स में, इसी मैगजीन में। तो गिग इकोनॉमी आप, आई होप कि आप सब लोग जानते होंगे कि देखो गिग वर्कर्स कौन होते हैं। जैसे कि जोमेटो वर्कर्स हो गए, आपने देखा होगा, फ्रीलांसर्स हो गए, ये गिग वर्कर्स होते हैं। मतलब जब काम कोई आता है, जब इनको एक एम्प्लॉयमेंट मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गिग वर्कर्स। और अच्छे से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, पर आप ये देख लेंगे न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि कर्नाटका गवर्नमेंट, है ना, समझ गए कौन सी, कर्नाटका गवर्नमेंट ने अभी एक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स के लिए एक बिल पास किया है, पब्लिश किया है, एक ड्राफ्ट पब्लिश किया है। क्या है उसका, सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर बिल। मोर अबाउट बिल, ये कोई भी आपको ना प्रीलिम्स में पूछने वाला है ना मेंस में पूछने वाला है, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ से पॉइंटर्स जो हैं वो रिसीव करेंगे। और कभी भी गिग इकोनॉमी पे कोई भी क्वेश्चन आता है, गिग वर्कर्स पे कोई भी क्वेश्चन आता है, या फिर वर्कर्स की सोशल सिक्योरिटी या वेलफेयर को लेकर क्वेश्चन आता है, तो हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि इस बिल में बात की गई है एक वेलफेयर बोर्ड इस्टेब्लिश करने के लिए गिग वर्कर्स के लिए, ठीक है। किस लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसकी बात की गई है। फिर वेलफेयर बोर्ड के साथ साथ एक वेलफेयर फंड की भी बात की गई है जिसमें एक वेलफेयर फ़ी होगी, ठीक है। अब वेलफेयर फ़ी कौन भरेगा, ये जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वर्कर और एग्रीगेटर के बीच में, या फिर जो भी कंपनी है, जैसे जोमेटो है, स्विगी है, एक कंपनी है, उसका ओवरऑल जो टर्नओवर है वहाँ से उससे कंट्रीब्यूशन लेंगे और यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट्स भी कंट्रीब्यूट करेंगे गिग वर्कर्स के वेलफेयर फ़ी में। फिर आता है राइट्स बेस्ड बिल। अब क्या करता है, ये गिग वर्कर्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा है ना। और जो प्लेसेस ऑब्लिगेशंस और जो एग्रीगेटर्स पे ना एक ऑब्लिगेशन जो है सोशल सिक्योरिटी, ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी जो है वर्कर्स की लेके, उसको लेके ये एम्प्लॉयर को या कंपनी को थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपना चाहता है। फिर है हमारे अदर फीचर्स। देखो अब ये कोई भी नहीं पूछेगा कि कर्नाटका बिल में क्या है, लेकिन जब भी आप लिखेंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि गिग वर्कर्स के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वे अहेड में आप लिख सकते हैं कि एक वेलफेयर बोर्ड एस्टैब्लिश कर दो भाई, वेलफेयर फंड कर दो, जहाँ पे जो कंपनी है वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट मिलके फ़ी कंट्रीब्यूट करें। फिर कंपनीज पे थोड़ा सा ऑब्लिगेशन डालो राइट्स को लेके, सोशल सिक्योरिटी को लेके, हेल्थ को लेके, ऑक्यूपेशनल हेल्थ को लेके वर्कर्स की। फिर भैया अनफेयर डिसमिल्स, है ना, 2 लेवल ग्रीवांस रेड्रेसल मैकेनिज्म्स को लेके भी कुछ बात करो, है ना। फिर आप लिख सकते हो राजस्थान मॉडल। राजस्थान मॉडल में क्या है, क्योंकि राजस्थान जो है वो इकलौता स्टेट है अभी तक, कौन सा, राजस्थान इकलौता स्टेट है जहाँ पे कोई लेजिस्लेशन है गिग वर्कर्स के वेलफेयर को लेकर, ठीक है। आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसा आ सकता है, और क्वेश्चन कैसा आ जाएगा तो हमें किस तरीके से आंसर लिखना है, क्या क्या पॉइंटर्स हम लिख सकते हैं इसकी मदद से। कर्नाटका का हमें कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन इन जनरल अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हाउ वी हैव टू टेकल इट, ठीक है। आंसर राइटिंग ऐसे ही की जाती है, ऐसे नहीं की जाती कि लाइव आंसर राइटिंग चल रही है और आप अपना आंसर लिख रहे हैं, वो सब जुमला है।
आप तो ये करंट अफेयर्स आ रहे हैं, इनसे ही नोट मेकिंग करते चलो, आपका 30-40% तो बहुत कम ही बोल रहे हैं, उससे ज़्यादा ही सिलेबस जो है मेंस का वो कंप्लीट हो जाएगा। काफ़ी अच्छे पॉइंटर्स मिलेंगे सिर्फ एक ये वाली बुकलेट अकेले से, ठीक है। आंसर राइटिंग करनी है आपको, तो ये गिग इकोनॉमी आ गया है टॉपिक, ये पूरा का पूरा आपने रीड कर लिया है, हमसे समझ लिया है वीडियो देख के, तो आप तो फिर इसके नोट्स बना के देखो, 150 वर्ड्स में, 250 वर्ड्स में, ऐसे ही की जाती है आंसर राइटिंग शुरुआत में। फिर आप इसको रिवाइज करते चलो और टेस्ट सीरीज़ दे दीजिए, ठीक है। मेंस की प्रिपरेशन ऐसे होती है ना कि लाइव आंसर राइटिंग करके या कोई भी ऐसा कोर्स खरीद के। कोर्स हैं काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन अभी तक तो आई डोंट थिंक कि कोई भी इतना इफेक्टिव कोर्स है। वो सिर्फ आपको मतलब मेन चीज़ नहीं करवा रहे हैं, जो आपको खुद से करनी चाहिए वो आपको नहीं करवा रहे हैं। तो अगर आपने इतना कर लिया है हमारे कहने पे तो काफ़ी है, बहुत बहुत आपको हेल्प मिलेगी, शुरू में एक इनर्शिया मिलेगा आपको, है ना, मेंस की प्रेप करने के लिए, पढ़ने के लिए भी। फिर कुछ नीति आयोग का एक डेटा है कि भाई हमारे इंडिया में 7.7 मिलियन वर्कर्स हैं, ठीक है, मतलब 70-80 लाख लोग जो हैं वो गिग इकोनॉमी में एंगेज्ड हैं। 2020 से लेके 21 का डेटा है ये। 2.6 ऑफ नॉन एग्रीकल्चर वर्कफोर्स है, और 1.4 ये जो है ये 7.7 मिलियन जो है ना, ये टोटल वर्कफोर्स का 1.5% बनाता है। और 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स जो हैं वो हमें 29-30 तक मिलेंगे। अब ये जो बिल है इसके साथ इश्यूज क्या हैं ये भी आपको कोई नहीं पूछ रहा है, लेकिन आप प्रॉब्लम्स के गिग इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स में इसको बता सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है कि इसमें देखो सबसे ज़्यादा इशू क्या आता है, जो गिग वर्कर्स हैं उनके पास कोई भी एक फिक्स्ड वेज नहीं है कि आपको सैलरी 15,000 मिलेगी या 20,000 मिलेगी या 10,000 मिलेगी। ये तो आपने जितना काम किया उतना आपको दिहाड़ी दिहाड़ी आपको मिल जाएगी, और कभी आप काम नहीं कर पाए हैं तो आपको कोई भी वेज नहीं मिलेगा। तो और आपकी कोई वर्किंग आवर्स भी नहीं आएगा। 2 बजे आपका ऑर्डर आया है डिलीवरी का तो यू हैव टू गो, अगर नहीं जाओगे तो आपके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। तो लोग बाग बिल्कुल लगे हुए हैं जानवरों की तरह। फिर दूसरी बात, फ्रीलांसिंग में भी ऐसे होता है अगर आपने किया होगा कंटेंट राइटिंग वगैरह में भी। तो सबसे बड़ा इशू ये है मिनिमम वेजेस का, वर्किंग आवर्स का, तो इसको कोई भी इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया है। एल्गोरिथमिक मॉनिटरिंग और टर्मिनेशंस क्यों की जाती हैं, क्यों की जा रही हैं, उसका डिस्क्लोजर करना होगा कंपनी को। तो ये फिर उसके ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्पैक्ट करेगी, जिससे कंपनी ना रुष्ट हो सकती है, और यहाँ से आगे फ्यूचर में आने वाली कंपनीज जो है ना वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगी इंडिया में। एल्गोरिथमिक मॉनिटरिंग आई होप आप लोग समझते होंगे। एल्गोरिथम क्या होता है, ये लोग हम लोग यूट्यूब भी चलाते हैं, तो अगर हम खाने की वीडियो देख रहे हैं तो फिर खाने की वीडियो आने लगेंगी। तो ऐसे ही जो गिग वर्कर्स होते हैं ना, तो उनको किस हिसाब से क्या ऑर्डर्स मिल रहे हैं, ये सब चीज़ें कहाँ कहाँ के मिल रहे हैं, इन सब का मॉनिटरिंग, इसको एल्गोरिथमिक मॉनिटरिंग बोलते हैं। फिर वेलफेयर बोर्ड मॉडल जो है कुछ वेलफेयर स्कीम्स प्रोवाइड कर रहा है गिग वर्कर्स को, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं जैसे कि प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, इन सब की बात नहीं की गई है बिल में। और जैसे कि एक होता है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 COSS जो है, जो कि डिफाइन करता है, रेगुलेट करता है गिग वर्कर्स को। अब देखो यहाँ पे आप थोड़ा सा अटेंशन दो, कैसे कि अब अगर प्रीलिम्स 2025 में यूपीएससी के क्वेश्चन आता है कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 डिफाइंस एंड रेगुलेट्स, दोनों वर्ड ध्यान से सुने, डिफाइंस एंड रेगुलेट्स बोथ गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स सेपरेटली, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, तो ये सही हो जाएगा। और वो इसकी जगह एक और है कोड ऑन डेली वेजेस करके 2019 का है वो कोड, उसको लिख दे तो है ना, पूरी की पूरी ऐसी लाइन लिख दें, और ये कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 की जगह वो कोड ऑन डेली वेजेस 2019 कर दे, तो फिर वहाँ पे गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा कि डिफाइंस ओनली बट नॉट रेगुलेट। समझ रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनेंगे? अगर आपने पुराने क्वेश्चंस देख रखे हैं, PYQs देख रखे हैं, तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
तो याद रखना COSS 2020 जो है वो रेगुलेट भी करता है और डिफाइन भी करता है गिग वर्कर्स को भी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को भी सेपरेटली। तो जो बिल है ना करता है, लेकिन ये बिल नहीं करेगा। बिल जो है सिर्फ क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किसको, जो सबसेट है प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स का, ना कि पूरे प्लेटफॉर्म, ना कि पूरे गिग वर्कर्स। जो प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स है, जैसे कि जोमेटो एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे जो गिग वर्कर्स हैं, लेकिन काफ़ी सारी ऐसे गिग वर्कर्स भी होते हैं जो प्लेटफॉर्म बेस्ड नहीं होते हैं। जैसे कि कंटेंट राइटर है काफ़ी सारे, वहाँ पे बहुत सीनियर कंटेंट राइटर्स होते हैं, वो उनको हायर कर लेते हैं, ऐसी चेन चलती जाती है। तो आप एक एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म जो है वो ट्रेस ही नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे को वो नहीं करते हैं रेगुलेट, ठीक है। तो ये बिल है। तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, जब आप वे हाइट लिखो कि भाई लाइक COSS 2020 जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको डिफाइन और रेगुलेट भी करना चाहिए, और नॉट ओनली सबसेट ऑफ प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स बट होल ऑफ द कम्युनिटी, ऐसे कर सकते हैं। फिर उनको प्रोवाइड करो प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, मैटरनिटी बेनिफिट्स, ये लिख सकते हैं आप वे फॉरवर्ड में। देखो आप इनोवेशन सॉरी कलाकारी देखो आप भाई, कि देखो इश्यूज विद द बिल लिखा हुआ है, बिल के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ से हमने क्या, हमने वे फॉरवर्ड निकाल लिया है, कि वे फॉरवर्ड निकालना, ठीक है। कोई भी चीज़ कुछ और बताई हुई है, लेकिन हमने हमारे आंसर का वे फॉरवर्ड निकाल लिया है। फिर ठीक, फिर ये हमने देख लिया था। फिर गिग वर्कर्स के बारे में हम देख लेते हैं कि कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 जो है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने डिफाइन कर रखा है गिग वर्कर्स को, एक पर्सन जो परफॉर्म कर रहा है या पार्टिसिपेट कर रहा है किसी भी वर्क अरेंजमेंट को और कुछ कमाई भी कर रहा है ऐसी एक्टिविटीज़ से, ठीक है। जो ट्रेडिशनल एम्प्लॉय रिलेशनशिप है उसके आउटसाइड ये काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, गिग वर्कर। जैसे कि देखो आज हम ऑफिस जाते हैं, फिर हम वहाँ से आते हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल है, सब लोग ऐसी अर्निंग करते थे, लेकिन आजकल बहुत ऐसा नहीं है। कुछ लोग बैठ के घर पे काम कर रहे हैं और अर्निंग कर रहे हैं, कुछ लोग, समझ रहे हैं ना। तो ये ट्रेडिशनल वे से बाहर निकल के अर्निंग कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, गिग वर्कर्स। इनको दो कैटेगरीज में करते हैं, प्लेटफॉर्म बेस्ड और होते हैं नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड। प्लेटफॉर्म बेस्ड कौन हो जाएंगे, एग्जांपल जैसे किसी भी जिनका वर्क जो है ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐप्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म से कनेक्टेड है, जैसे कि डिलीवरी वर्कर्स ऑफ जोमेटो हो गए, फिर डिलीवरी स्विगी, फिर अमेज़ॉन के डिलीवरी पर्सनस हो गए, वो जो हैं ये सारे कौन हो जाएंगे, ये प्लेटफॉर्म बेस्ड हो जाएंगे। नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड कौन हो गए, जैसे कैजुअल वेज वर्कर्स, देखो वो भी हैं तो गिग वर्कर्स ही ना, है ना, पार्ट टाइम या फुल टाइम कर रहे हैं। जैसे कि डोमेस्टिक वर्कर्स, आपके घर में कोई हाउस हेल्प आ रही हैं, मेड आ रही हैं, वो, ठीक है, तो वो भी उसमें काउंट हो जाएंगे। और हाँ ठीक है। फिर क्या है, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, अर्बनाइजेशन। अब ये देखो गिग इकोनॉमी कैसे बढ़ रही है, आज आप देखो अभी फूड डिलीवरी वगैरह जो है वो रेस्टोरेंट्स कराते थे, फिर इनोवेशन उन लोगों ने सोचा यार हम लोग ना एक डिलीवरी कंपनी खोल लेते हैं, तो रेस्टोरेंट्स वालों को नहीं करवाना पड़ेगा। तो ये अर्बनाइजेशन, अब इतना सारा ट्रैफिक है, आपको कहीं खाने के लिए जाना है तो आप सोचेंगे अरे कौन जाए, तो यहीं मंगा ले रहे हैं। आजकल तो जोमेटो या स्विगी ना ड्रोन के साथ भी डिलीवरी का आई थिंक कुछ ऐसा हुआ था, है ना। फिर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो हो रहे हैं, सबके पास फ़ोन है, अर्बनाइजेशन, मिडिल क्लास कंजम्पशन डिमांड्स बहुत बढ़ रही हैं। मिडिल क्लास की कंजम्पशन डिमांड्स इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि आप खुद ही देख लेंगे, यूट्यूब खोलेंगे और आपको 10 वीडियो मिल जाएंगी, 5 रैंडम अमेजन फाइंड्स, है ना, और उसमें कुछ नहीं रहेगा, वो ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपके पास ऑलरेडी हैं। मिनी शो में ऐसा कुछ भी यूनिक नहीं है या इनोवेटरी है कि आपको वहाँ पे जाके आपको लगेगा कि ये तो मेरे पास है ही नहीं है। बॉटल कुछ नहीं, बॉटल में पिंक कलर कर दिया और क्यूट सी बना दी उसको। तो ये कंज्यूमराइजेशन है, बहुत ज़्यादा ही हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये जो मिडिल क्लास कंजम्पशन डिमांड्स हैं और कंज्यूमर प्रेफरेंस भी शिफ्ट हो रही हैं, डिमांड सर्विसेज बढ़ रही हैं, है ना। और लोगों का जो है वो आजकल वर्क लाइफ बैलेंस पे भी लोग बाग काम कर रहे हैं कि अरे हम कितना ही काम कर लेंगे, हम थक गए हैं तो हम थोड़ा सा पैसा फेंकते हैं और हमारे घर पे ही सर्विस आ जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो थॉट प्रोसेस हैं, उसके कारण ये गिग इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है। अब हम देख लेंगे बेनिफिट्स ऑफ गिग इकोनॉमी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, हमारे आंसर में लिखने के लिए। तो बेनिफिट्स वर्कर्स के लिए क्या है, फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, रिमोट वर्किंग अपॉर्चुनिटी, ऑटोनॉमी, जब करना है करो, जब नहीं करना है छुट्टी करो,
कोई आपको डांट नहीं सुनाएगा बॉस, ठीक है। और फिर आपको जितनी चाहे कंपनीज के साथ काम करना उतनी चाहे कंपनीज के साथ काम कर लो, कोई भी कमिटमेंट वाला सीन ही नहीं है। एम्प्लॉयर्स के लिए क्या बेनिफिट है कि भाई जो जब हम किसी को भी परमानेंटली एम्प्लॉय करते हैं तो हमें इसका बहुत सारा पेपर वर्क भी करना पड़ता है, फिर टीडीएस वगैरह भी कटवाना है, ये सब करवाना है, इनको ये कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बहुत सारे न्यू सर्विसेज एरियाज़ में जैसे ऊबर ईट्स इन इंडिया, यहाँ पे डाइवर्सिफाई अपॉर्चुनिटीज़ मतलब वो मिल रही हैं उनको। फिर स्केल क्विकली, कोई भी डिमांड बढ़ती जा रही है, उनकी एबिलिटी भी बढ़ती जा रही है। फिर कंज्यूमर्स को क्या है, सस्ते गुड्स मिल गए, सर्विसेज मिल गए, कन्वीनियंस बेटर हो गई, पर्सनलाइज सर्विस प्रोडक्ट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो है ये बेनिफिट्स है कंज्यूमर्स को, एम्प्लॉयर्स को और वर्कर्स को। फिर चैलेंजेस क्या है गिग वर्कर्स के, भैया सबसे बड़ी बात तो है डिजिटल डिवाइड। गिग वर्कर्स के चैलेंजेस देखो क्या है ना, एक बात बताओ, जिसके पास इंटरनेट सर्विस नहीं है, डिजिटल टेक्नोलॉजी नहीं है, तो उनको तो ये गिग इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा ऐसा लगेगा बहुत दूर दूर रह रहे हैं हम। डेटा प्रोटेक्शन, आज कोई भी मतलब हमें नहीं मालूम है कि डेटा कैसे कलेक्ट कर रही है कंपनी, कहाँ स्टोर कर रही है, कहाँ, तो जो वर्कर्स हैं उनका डेटा भी शेयर हो सकता है, जिससे राइट टू प्राइवेसी जो है वर्कर्स की वो भी इम्पैक्ट होती है। अगर हम चाहते हैं कि हम ज़ोमैटो में काम कर लें, लेकिन हमें फ़ोन को ऑपरेट करना है, डिजिटल डिवाइड को आप ऐसे समझ लें ये वाले को, कि अगर हम चाह रहे हैं कि हम ज़ोमैटो में काम कर लें लेकिन हमें फ़ोन चलाने नहीं आ रहा है कि कैसे ऑर्डर्स लेना है, कैसे रिसीव करना है, कहाँ जाना है, तो फिर ये हमारे लिए एक डिजिटल डिवाइड का काम करेगी। फिर डेटा प्रोटेक्शन हमने आपको समझा दिया है। लैकिंग एम्प्लॉय स्टेटस, ठीक है, क्या अब ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं जैसे कि परमानेंट जॉब नहीं है, आपको कभी भी निकाला जा सकता है, तो जो एम्प्लॉय स्टेटस है वो लैक कर रहा है ना। जैसे कि ज़ोमैटो वर्कर्स हैं, ज़ोमैटो एक बार बार वो आ रहा है, ये देखो कितना उसको क्या बोलते हैं, सबकॉन्शियसली इम्पैक्ट कर रखा है ज़ोमैटो ने, है ना। स्विगी नहीं आ रहा इतना, क्योंकि हमारे इधर नहीं चलता है स्विगी इतना, ज़ोमैटो ही चलता है। तो जो यूनियंस, अब यूनियंस फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, है ना, एक्सप्लॉयटेटिव कॉन्टैक्ट्स हैं, तो ये एम्प्लॉय स्टेटस उनको लैग कर रहा है। ये लोग कभी भी निकाल देंगे, कोई भी अब देखा ना अपने ऊपर, मैटरनिटी लीव नहीं है, और है ना, ये सब चीज़ें। फिर लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, अनसर्टेन नेचर ऑफ जॉब, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, इरेगुलर वेजेस हैं, और एम्प्लॉयमेंट स्टेटस नहीं है। फिर लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस नहीं, ईपीएफ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एल्गोरिथमिक मैनेजमेंट है, ठीक है। कभी बहुत सारा काम आ रहा है, कभी कुछ भी काम नहीं आ रहा है, बहुत सारा काम आ रहा है तो प्रेशर है, और कम काम आ रहा है तो प्रेशर है, ठीक। तो ये सब काम है, एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं चल रही है, ठीक। स्टेप्स टू बी टेकन, वे फॉरवर्ड हमने ऊपर भी देख लिया है, हम नीचे भी देखेंगे, आप उनमें से भी बहुत सारे पॉइंट्स देख सकते हैं। इंडिया में क्या किया गया है गिग इकोनॉमी को लेके, तो अभी हमने देखा COSS जो है वो क्या कर रहा है, हमने देखा था ना अनलाइक वाला सेक्शन, कि भाई वो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स दे रहा है गिग वर्कर्स को। कोड ऑन वेजेस 2019 क्या कर रहा है, ये यूनिवर्सल मिनिमम वेज की बात कर रहा है और फ्लोर वेज की बात कर रहा है, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज दोनों वर्कर्स के लिए। ई श्रम पोर्टल है जहाँ पे एक नेशनल डेटा बेस है अनऑर्गेनाइज वर्कर्स का, जिसमें गिग वर्कर्स भी आते हैं। फिर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, जिससे ऑल एलिजिबल, जितने भी एलिजिबल रजिस्टर्ड अनऑर्गेनाइज वर्कर्स हैं, इसमें गिग वर्कर्स भी आते हैं, उनको बेनिफिट दिया जाएगा। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का 2 लाख कवरेज है उसका ईयर तक का। फिर सेंटर फॉर लेबर स्टडीज़ जो है नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया NLSUI बैंगलोर ने क्या किया है, एक असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, नई स्कीम जो है गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिए बनाने के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को। MOU साइन किया गया है EPFO और NLSUI में, ये नई स्कीम्स फॉर्म कर रहा है। वे फॉरवर्ड देख लेते हैं हम जल्दी से, कि भाई क्या करो, प्रॉपर एस्टिमेशन करो, है ना, अलग अलग एक्सरसाइज करो और एस्टिमेशन बताओ कौन सा गिग वर्कर है, कहाँ क्या कर रहे हैं, उनका वर्क कल्चर क्या चल रहा है, ये सब लगाओ उनके बारे में। प्लेटफॉर्माइजेशन को कैटलाइज करो। देखो एक हमने देखा ना, एक प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं और एक नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड होते हैं, तो जो भी नॉन प्लेटफॉर्म बेस्ड है उनको प्लेटफॉर्म पे लाओ उनके लिए भी, ताकि और उनको बेनिफिट्स प्रोवाइड हो सकें, ठीक है। इसका क्या है एग्जाम्पल, प्लेटफॉर्म इंडिया इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस करो स्टार्टअप इंडिया के तहत, के जैसा, सॉरी तहत नहीं, के जैसा। दिस जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स हैं उनको मदद करेगा, उनका जो भी वो काम कर रहे हैं ना उसको
बेचने करने में, है ना, तो उसको मदद करेगा। जैसे मीशो का एग्जांपल भी लिख सकते हो आप। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन को एक्सेलरेट करो, जितने भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं उनको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट प्रोवाइड करवाओ। ठीक है, 1 मिनट सांस ले। तो फिर सोशल इंक्लूजन इन डिजिटल इकोनॉमी हमने ये बता दिया, जिससे विमेन वर्कर्स और PWDs जो है वो भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा सके। स्किल डेवलपमेंट कराओ प्लेटफॉर्म जॉब्स के लिए, है ना, ज़्यादा स्किल होगी तो ज़्यादा पे होगा। इंटीग्रेट करो एम्प्लॉयमेंट और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल्स को, जैसे कि ई श्रम हो गया, नेशनल करियर सर्विस पोर्टल्स हो गया, या उद्यम पोर्टल हो गया, असीम पोर्टल के साथ। यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कवरेज करो, है ना, जो COSS 2020 है उसके पार्टनरशिप के साथ। सोशल सिक्योरिटी में जैसे क्या आ जाएगा, पेड सिक लीव दे दो, वर्क एक्सीडेंट इंश्योरेंस दे दो, रिटायरमेंट प्लान इंश्योरेंस, ये सब चीज़ें दे दो। फिर ट्रीपार्टाइट डायलॉग, जो गवर्नमेंट के बीच में हो, प्लेटफॉर्म यूनियंस के बीच में हो, और EBMOs ऑन लेबर इशूज़, वर्कर वेल बीइंग इन प्लेटफॉर्म इकोनॉमी, बातें करो और एक कंक्लूजन पे निकलो। अब ये EBMO क्या है, एम्प्लॉयर एंड बिजनेस मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये मदद करती है। देखो इसको एक बार और देख लेना, ये क्या है, वैसे तो ज़रूरत नहीं है ना। एम्प्लॉय और बिजनेस मेंबरशिप ऑर्गेनाइजेशन ये मदद करती है ना, टू क्रिएट द कंडीशंस फॉर एंटरप्राइज सक्सेस by influencing environment in which they do business and by providing services that improve their individual performance। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इसमें समझने लायक इतना कुछ था नहीं है। और ये रहा हमारा गिग इकोनॉमी के बारे में। इससे ज़्यादा वे फॉरवर्ड हमने गिग वर्कर्स के बारे में ऊपर भी देख लिया था जब हम बिल को डिस्कस कर रहे थे, है ना। गिग वर्कर्स क्या है, ड्राइवर्स ऑफ ग्रोथ देख लिया, किसको कहाँ पे बेनिफिट कैसा होगा, चैलेंजेस क्या है, और इंडिया ने क्या स्टेप्स लिए हैं, ये हमने सीधी सरल भाषा में डिस्कस कर लिया। 150 और 250 वर्ड्स में सिर्फ इतना ही आप लिख पाएंगे, हेडलाइन और 1-2 एग्जाम्पल। तो इसको अच्छे से नोट्स बना के लिख ले 150 या 250 वर्ड्स में, यही आपकी आंसर राइटिंग हो जाएगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियो पूरा देखा है तो कंग्रेचुलेशंस टू यू। आप कमेंट करके बता भी सकते हैं अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं तो और अगर अभी भी पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने फेलो फ्रेंड्स के साथ जो कि एस्पिरेंट्स हैं आपकी तरह ही, उनकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो शेयर करें, एक अच्छा जेस्चर बनाएं। ठीक है, और अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंट रहें, वीडियोस रेगुलर देखें और एक रिस्पॉन्सिबल एस्पिरेंट की तरह एक्ट करें ताकि आप आगे जाके एक रिस्पॉन्सिबल IAS ऑफिसर बन सकें। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो टुडे। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, जो कि हम कोशिश करेंगे शाम तक अपलोड करने की, जहाँ पर हम देखेंगे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में। और जब तक आपने अगर पुराने वीडियोस नहीं देखें तो प्लीज़ 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 जाके देखें उन्हें, और नोट्स बनाना ना भूलें। ठीक, सो बाय, थैंक यू।